गुड मॉर्निंग एवरीवन। 13 मार्च 2024 आज 2:46 पे हुई थी मेरी सुबह। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अपने लिए बेहतर की तलाश हमेशा ही जरूरी होती है। इसीलिए खुद के लिए कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अलग, कुछ न कुछ ऐसा जो आपका और अपनों का भला कर सके, उसकी सोच में हमेशा रहें और उसके लिए मेहनत करते रहें। किसी ने पूछा है कि रिवीजन के बारे में बताइए प्लीज़। मैं पढ़ती बहुत हूँ बट एट द एंड मोमेंट एग्ज़ाम आने तक रिवाइज नहीं कर पाती हूँ पूरा। तो रिवीजन आपको साथ के साथ लेके चल रही है, ये हर कोई बोलता है। रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर हम नॉर्मल रिवीजन करते हैं कि जो आज पढ़ा उसको ही पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड कहीं ना बोरिंग फील करता है रिवाइज करते हुए। हमारा माइंड बस कुछ ना कुछ, हमारे माइंड को ना बस नया चाहिए। जब कुछ नया मिल जाता है तो वो बहुत खुश होता है, उसको पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता है। लेकिन अगर बात आती है पुरानी चीज़ को ही दोबारा पढ़ने की, तो वो हमारा माइंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और ये हर किसी के साथ होता है। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं ये एनसीईआरटी कर रही हूँ, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज़ हैं। कौन सी एनसीईआरटी कर रही हूँ पहले मैं बता देती हूँ। जो भी ये जो ऑल इन वन एनसीईआरटी है, साइट का नाम क्या है मुझे फिर से देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओसवाल बुक्स, मैं मेरी मेमोरी लॉस होने लगी है लगता है। ओसवाल बुक्स की ऑल इन वन एनसीईआरटी जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो जैसे ही मैं ये एनसीईआरटी करती हूँ, साथ के साथ चैप्टर ख़त्म होते ही मैं उसके एमसीक्यूज़ लगा लेती हूँ। उससे मुझे ये रहता है कि ठीक है, ये चैप्टर मेरे को कितना समझ में आ गया। और फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको सर्कल कर लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ नेक्स्ट डे कि जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं क्वेश्चन की फॉर्म में रिवाइज़ हो जाता है। और रही बात जो हम खुद से नोट्स बनाते हैं उनको रिवाइज़ करने की, तो उनको रिवाइज़ करने के लिए आप थोड़ा सा कलरफुल पेन का सहारा ले सकते हैं। और एक मैंने ट्रिक बताई थी बहुत पहले अपने वीडियोज़ में, कि जब भी आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स वाले हर एक पेज पे आपको ऊपर बॉक्सेस बना लेने हैं। अराउंड 10 बॉक्स छोटे छोटे आप बना सकते हैं। और जैसे ही आप रिवाइज करते रहें उसको टिक करते रहें। इससे ना आपके अंदर ना ये इच्छा रहेगी, यार ये जो बॉक्स है ना, एग्जाम से पहले मुझे 10 बारी इस पेज को, पर्टिकुलर पेज को मुझे रिवाइज करना ही है। इसलिए आपके जो बनाए हुए नोट्स हैं वो 10 बारी आपके रिवाइज हो जाएंगे पेपर से पहले। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ रिवाइज करते हो, मन में रहता ऐसा कुछ अलग सी चीज़ रखते हो कि यार मुझे ना टिक करते जाना है, जब भी रिवाइज करना है मुझे इस पेज पे ना टिक करते जाना है। तो फिर एक ना माइंड में एक अलग सा मैसेज जाता है। जब माइंड ना कुछ अलग कर रहा होता है ना हर चीज़ में, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है। सेम अगर कोई बुक वाली चीज़ें आप पढ़ते हो तो उसके एमसीक्यूज आप जरूर लगाइए। और मोस्टली हर चीज़ में एमसीक्यूज दिए ही होते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। जब भी आप रिवाइज करें, पहली बात तो रिकॉल करें जो आपने लिखा हुआ है ना। जैसे हम पहले के टाइम में करते थे, आप रिलेट कर पाएंगे इस बात के साथ। जब हम पहले रिवाइज करते थे तो जो हमने लिखा होता था ना वो हमने याद कर लिया। जब दोबारा उसको पढ़ने की बारी आती थी ना, हम अपना हाथ उसके ऊपर रखते थे। याद करिए उन दिनों को, जब हम हाथ ऊपर रख रख के आंखें बंद करके याद करते थे कि यार क्या है ये। तो हम उसको इस तरीके से रिवाइज करते थे। लेकिन हम वही वाली चीज़ें भूल चुके हैं। वही वाली चीज़ें हमें अपनाने की नीड है। तो जो भी चीज़ आपने लिख दी है, अपने नोट्स बना लिए हैं, उसको याद कर लिया है एक दो बारी, तो जब आपकी रिविजन की बारी आए तो आपको रिकॉल करना है। वही उस जो लिखे हुए हैं उसको कवर कर लेना है अपने हाथ से, अपनी हथेली से, जैसे हम पहले के टाइम में करते थे। और अपनी आंखें बंद करके सोचना है कि इस टॉपिक के बारे में मुझे कितना आता है। ऐसी रिकॉलिंग 1000 रिवीजन से भी अच्छी रहती है, यकीन मानिएगा। और मतलब मैंने 1000 ऐसे ही नहीं बोला, सीरियसली जो आपका माइंड काम करता है ना, सोचने पे आपका माइंड मजबूर होता है। और जब आपको चीज़ें याद नहीं आती ना, फिर आपका माइंड सही में इस कंडीशन में आ जाता है कि नहीं भैया ये चीज़ मुझे अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ये मुझे नहीं आती है। और जो चीज़ आपको आती होगी फिर आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओगे कि ठीक है ये वाली चीज़ मुझे अभी भी आती है, और एक वीक बाद या एक महीने बाद मैं फिर से इस पर ऐसे ही हाथ रख के फिर देखूंगा, या इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखूंगा। अगर ये मुझे आ रही है तो मुझे इसका रिवीजन करने की ज़्यादा नीड नहीं है। रिवीजन करना जरूरी है, लेकिन किस चीज़ का कितना रिवीजन ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता लगेगा? आपको रिकॉल करने से, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, कि आपको अभी याद कितना रह गया, भूल कौन सी चीज़ गए, कौन सी चीज़ अभी हाईलाइट करनी है। जो चीज़ आप भूल रहे हो उसको हाईलाइट करें, या जो चीज़ ऐसा कोई की पॉइंट होता है जिसको याद रखने से आपको पूरे का पूरा टॉपिक ही याद आ जाता है, तो उस की पॉइंट को याद रखें, उस की पॉइंट को हाईलाइट करें और बार बार सिर्फ उसी की पॉइंट को रिवाइज करें। जब आप पढ़ते एक पेज है, रिवीजन के टाइम पे सिर्फ 3-4 लाइनें ही इंपॉर्टेंट होती हैं उस एक पेज में से। उस 3-4 लाइनों से आपका पूरा एक पेज कवर हो जाता है। तो वो आपको 2-3 लाइनें फाइंड आउट कर लेनी है कौन सी
है। और एट द एंड द टाइम, जब एंड आएगा, आपके पेपरों का टाइम नजदीक आएगा, आप उसको इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे, तो एक पेज पे सिर्फ एक कीवर्ड, एक टॉपिक में सिर्फ एक कीवर्ड रह जाएगा आपको याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। उस कीवर्ड से ही आप पूरा टॉपिक बना लोगे, सब कुछ कोरिलेट कर लोगे। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर राइटिंग आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचिए, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लें। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है, उसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं। एक दिन में डिवाइड कर सकते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं या 3 क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन हाँ, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मेन्स में आए हुए हैं, वो आपको अपने प्री की तैयारी के दौरान ही देखते रहना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन्स के लिए भी है। तो उसके पॉइंट्स को आप उसी तरीके से हाईलाइट करोगे, उसी तरीके से याद रखोगे। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि मैं ये क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा था, प्लीज हेल्प मी। सॉरी अगर मैंने आपका क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिसका मुझे रिप्लाई करना है, बस थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा, सबके रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। तो अभी मैं आपका ही क्वेश्चन ले लेती हूँ। आप लिख रहे हैं कि हेलो दीदी, प्लीज रिप्लाई मी। मैं यूपीएससी में बिगनर हूँ, कुछ ही महीने हुए हैं मेरी प्रिपरेशन को। आसपास माहौल तो नहीं है कि स्टडी लाइक यूपीएससी लेवल की कोई तैयारी करे, बट डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं पढ़ता हूँ या लेक्चर देखता हूँ तो सब कुछ समझ में आ जाता है, बट कुछ घंटे बाद मैं सब कुछ सही से याद नहीं रख पाता। रिवीजन करते हैं तो फैक्ट याद नहीं होते हैं, इसके लिए तो रट्टा लगाना पड़ता है। बट इतने बड़े सिलेबस को हम याद कैसे कर सकते हैं। जब आप कोई टॉपिक पहली बार करें, दूसरी बार करें, उसको पहली बार करें तो बिल्कुल ही याद करने के बारे में ना सोचें, ना ही रट्टा लगाने के बारे में सोचें। या फिर जो अब आजकल इंटरनेट पे चलते हैं ना निमोनिक्स की, मतलब ये इसकी ट्रिक्स हैं, तो वो भी पहली बारी में ना लगाएं। पहली बारी में सब कुछ आपको रीड करना है। अगर आप खुद से रीड कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं, तो जो समझा रहा है सामने वाला उसको समझने की कोशिश करनी है, ना याद करने की कोशिश करनी, या उस पे कोई ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश करनी। पहली बारी में सिर्फ और सिर्फ सुनना है, समझना है। जब दूसरी आप रिवीजन करोगे, जो आप उसी दिन रात को भी कर सकते हो या फिर नेक्स्ट डे सुबह भी कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है, वो आपको करनी ही है। या तो रोज रात को सोने से पहले, या तो फिर सुबह उठते ही सबसे पहले वो चीज जब रिवाइज करोगे, तब उसको सोचना है कि ठीक है, ये वाली चीज है और ये वाली चीज मुझे इस तरीके से याद रहेगी। अब बात आती है कि बड़े सिलेबस की। हाँ, यूपीएससी का सिलेबस सच में बहुत बड़ा है। सारी चीजें ना आप याद कर सकते हो, ना सारी चीजें आप समझ सकते हो। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पे रट्टा लगेगा ही लगेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको लगेंगी कि ये रट्टा लगाने वाली चीज है, लेकिन अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है तो वो बार बार आपके सामने आएगी, कभी ना कभी क्वेश्चन की फॉर्म में सामने आएगी, कभी ना कभी मॉक टेस्ट की फॉर्म में सामने आएगी, प्रीवियस ईयर करोगे वहां पे भी आपको दिखेगी। तो जब वो चीज को आप बार बार देख लोगे ना, तो उसकी आपको रट्टा लगाने की भी नीड नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो हमने ABCD EFGH का भी रट्टा ही लगाया था, लेकिन वो बाद में जब हम इतनी बार उसको पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो अपने आप बैठ जाता है। इसीलिए जब आपके कोई टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहे, तो परेशान होने की नीड नहीं है। वो इंपॉर्टेंट है ना, तो वो करंट अफेयर में भी आपको दिखाई देगा, वो आपको PYQs में दिखाई देगा, मॉक टेस्ट में दिखाई देगा। तो आप उसको जब बार बार देखोगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद होता रहेगा। जैसे कि शेड्यूल हम याद करते हैं पॉलिटी में, तो हम 12 शेड्यूल हैं जो उनको याद कर लेते हैं, वो हमें एक बारी में याद हो भी जाते हैं। लेकिन जब आर्टिकल्स की बात आती है तो आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो उन आर्टिकल्स को अगर हम रट्टा लगाने लगेंगे तो नहीं होएगा। लेकिन आर्टिकल वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, वो चीजें क्वेश्चन की फॉर्म में उन आर्टिकल्स को कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करेंगे, तो वो चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। रट्टा लगाने से ना कम चीजें याद रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का तो रट्टा आपको लगाना पड़ेगा ही। लेकिन जो चीज़ें आपको लग रहा है कि इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं और वो ना उसका रट्टा लगाया जा रहा, ना वो याद हो रही है, तो उस चीज़ के बारे में मैं स्पेसिफिक बोल रही हूँ कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो उसको 2-3 बार याद करके छोड़ दो। बीच बीच में महीने महीने पे उसका रिवीजन करो, आपको कहीं ना कहीं वो और कहीं क्वेश्चन की फॉर्म में जरूर दिखेगी। और जब आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कोई चीज़ दिखती है ना, तो आप यकीन मानिएगा आप उसको और अच्छे से याद कर लोगे। जब वो बार बार आपके सामने आएगी तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब वो चीज़ आपको याद हो गई है। फाइनली हस्बैंड आज जा रहे हैं, तो बच्चे की सारी जिम्मेदारियां, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। मतलब कि वो ऑफिस तो जाते ही थे, लेकिन ऑफिस जाने में ये रहता था कि सुबह जब जाते थे तो उससे पहले बेटे को तैयार कर जाते थे, सब कुछ बेटे का जो भी नहलाना धुलाना है, तो बहुत मेरे को हेल्प मिलती थी। उसके बाद फिर जब इवनिंग में वापस आते थे
तो बेटे को रख लेते थे, मैं अपनी पढ़ाई कर पाती थी। लेकिन अभी कुछ दिन ऐसे ही निकलने वाले हैं कि मुझे सब कुछ संभालना है। वैसे तो जब भी मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने लगती थी तो मुझे लगता था यार कहीं ना कहीं किसी का टाइम वेस्ट ना हो जाए, मैं वीडियो थोड़ा सा छोटी ही रखूं अपनी। लेकिन जब आप लोगों के मैसेज आते हैं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ी बनाइए, आपकी वीडियो देख के बहुत इंटरेस्ट आता है एंड आप मुझे एज ए खुद का हीरो के रूप में देखते हो। आपने लिखा हुआ है कि जस्ट बी मोटिवेटेड, प्लीज शेयर वीडियोज फॉर एटलीस्ट 20 मिनट बिकॉज आई लव वॉचिंग योर व्लॉग एज यू आर रियल हीरो फॉर मी। थैंक यू सो मच। ये आपके कमेंट ना सही में मतलब मेरे को मतलब मोटिवेशन खुद से मिलता है, मैं खुद से मोटिवेट रहती हूँ। लेकिन जो ये कमेंट होते हैं ना उस मोटिवेशन में और भी जान डाल देते हैं। जब कभी मैं थकी हारी होती हूँ ना तो लाइक ऐसा होता है कि यार छोड़ो ये वाली एडिटिंग ना बाद में करेंगे, ये वॉइस ओवर बाद में करेंगे। लेकिन जब मैं फोन उठा के आप लोगों के कमेंट एक आधे रीड कर लेती हूँ ना तो मुझे ये होता है कि नहीं यार, इतने सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, इतने सारे लोगों को मुझ पर विश्वास है, मुझसे प्यार है, तो फिर मुझे अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मेरी वो सारी थकान सब कुछ मिट जाती है और मैं वीडियो एडिटिंग में वॉइस ओवर में लग जाती हूँ। किसी ने लिखा है कि हेलो दीदी, घर के काम और बच्चे को संभालना जैसे तैसे कर भी लेती हूँ, बट जो मेरी सास है वो मुझे हमेशा गलत ही समझती है। अपनी बेटी की वजह से मुझे टोंट मारती है। वो कोई काम ना करे तो ठीक है, लेकिन मैं कोई काम ना करूं तो मेरे हस्बैंड को बोलती है। मैं इन सब में बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए दीदी? सास को कुछ भी बोलती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं उससे लड़ाई कर रही हूँ। उनको समझाना ही बेकार है। आपको सब चीज़ों का खुद से ही पता है डियर कि उनको समझाना मतलब वही बात है ना कि नहीं समझ में आता। कई लोगों को ना माइंडसेट उनका ऐसा होता है। अब मैं पर्सनली उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन जो आपकी परेशानी है ना वो यकीन मानिएगा, अगर 100 गर्ल्स के साथ कंपेयर करें तो हर 90 गर्ल की, इनफैक्ट 95 गर्ल्स की यही परेशानी होती है। कोई 100 में से 5, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 100 में से 1-2 ऐसी होती है कि जो लकी वन होती है। और लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ना टाइम के साथ चीज़ें सॉल्व होती हैं। लेकिन हम कितना टाइम निकाल दें यार, है ना? टाइम, हम इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास ना, एक एक दिन ऐसे निकल रहा है। तो आप एक ही काम कर सकती हैं, आपको अपने हस्बैंड किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उनसे आप सपोर्ट ले सकती हैं। मेरे ना जो पारिवारिक मामले होते हैं उनमें सिर्फ एक ही राय रहती है कि भैया अगर हस्बैंड ठीक ठाक है आपका तो उस पर आप रिलाई कर सकती हैं, उससे बातचीत कर सकती हैं, और कोई इलाज नहीं रहता है। क्योंकि घर में कोई ना कोई मेंबर तो चाहिए यार जो हमारी बात भी समझ सके। हस्बैंड हो या तो सास ही हो, इनके अलावा तो और होता ही कौन है। फिर ननद होती है अगर अच्छी होती है तो फिर ठीक है, कोई ना कोई हमें चाहिए इंसान। लेकिन अगर कोई नहीं है तो सारे एक जैसे आपको लग रहे हैं तो फिर सब में मिलाएं जुलाएं तो मुझे लगता है कि फिर हस्बैंड को ही थोड़ा सा हमें मना लेना चाहिए कि भैया आप ही समझ जाओ, और तो कोई नहीं समझ रहा है, हम आपके लिए ही हैं इस घर में। और मतलब उनको अपनी पॉजिटिविटी दिखाओ कि आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हो, सब कुछ दिखाओ थोड़ा सा ना, तो वही हो सकता है। क्योंकि देखिए यार कहीं ना कहीं जो ये रिश्ते होते हैं ना, अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं। जैसे मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग कहीं पे भी नहीं होती है, मनमुटाव हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। और कोई 100 में से एक रिश्ता, मुश्किल से हजारों में से एक बोलूंगी कि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पूरी होती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होती है। तो धीरे धीरे वो डेवलप होती रहती है, मनमुटाव भी होती हैं, प्यार प्रेम भी होता है, मतलब सब चीज़ें होती है, खींचातानी सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता आपकी शादी को कितना टाइम हो चुका है। अगर आपकी शादी को थोड़ा सा ही टाइम हुआ है तो मैं जरूर बोलूंगी कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उसको आप कंटिन्यू रखना है। लेकिन इन चीजों को कहीं ना कहीं इग्नोर करते जाना है। आई नो, मुझे ये ट्रुथ पता है, इग्नोर करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर माइंड में यही चीज़ें चलेंगी तो फिर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए इग्नोर करने से बेटर ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में। लेकिन अगर आपकी शादी को मैं कहूँ कि बहुत सारा टाइम हो चुका है, आप ये समझ चुकी हो कि भैया चीज़ें नहीं ठीक होने वाली, या फिर दूसरे बंदे का माइंड सेट है वो नहीं ठीक होने वाला, तो इस केस में भी आपके पास सिर्फ एक ही इलाज रह जाता है, अपने हस्बैंड से बात करना। और कोई रास्ता है ही नहीं यार, है ना? आप खुद सोच के देखो कि या तो फिर आप खुद ना मतलब एक बार शांत बैठो 1-2 दिन के लिए ना, और आप ना जो भी आपकी मुश्किल है उसको एक बार सोचो, 1-2 दिन सिर्फ अपनी मुश्किलों को सोचो, फिर उसके इलाज को सोचो। आपको कहीं ना कहीं आप यही पाएंगे कि यार इग्नोर करने के अलावा ना मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं। और जब आप अपनी पढ़ाई में सही में लगन से लग जाएंगी ना तो आपको दूसरों की बातें चुभेंगी भी नहीं। रही बात काम की, तो आपको ये लगेगा कि यार कोई दूसरा बंदा काम करे ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा काम है, मैं इसको कर लूंगी, निपटा लूंगी। कोई दूसरा काम दिखेगा ना, आप भी सोचोगे यार इस काम पे चिक चिक क्यों करनी, ये काम भी मैं फटाफट कर लेती हूँ, करके फिर अपनी पढ़ाई कर लूंगी और दूसरों को इग्नोर मारूंगी। इग्नोर मारना पड़ता है
लेकिन जो काम आपको दिख रहा है ना, आप ये सोचेंगे कि यार ये काम मेरा नहीं है, कि मैं तो नहीं करूंगी, और आपको पता है कि वो काम आप नहीं करेंगे, उस पर झगड़ा होने वाला है, तो भैया बेटर यही होगा, या तो आप उस झगड़े को टॉलरेट करने की क्षमता रखते हो, नहीं तो अगर आपको लगता है कि वो झगड़ा आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, उस झगड़े से फिर आपका और ज्यादा माइंड खराब होगा, और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो भले ही वो जो काम है वो थोड़े टाइम का हो, तो फटाफट उसको निपटा लो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। किसी ने लिखा है कि दीदी मैं जॉब करती हूँ, जो कि एक सोलर कंपनी है, जिसमें मैं 12 घंटे जॉब करती हूँ, 8 से 8 बजे तक, तो पढ़ाई कैसे करूँ, बोलो ना दीदी। तो अगर आप 8 से 8 12 घंटे की जॉब करती हैं, तो 12 घंटे आपके माइनस हो गए। इसमें से अगर आप कुछ समय निकालना चाहें, अगर आपकी उस जॉब के दौरान आपको कुछ ब्रेक्स मिलते हैं खाने के टाइम पे या कुछ और, तो उस टाइम पे आप फ़ोन से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। फ़ोन से आप एनसीईआरटीज़ भी पढ़ाई कर सकते हैं, फ़ोन से आप वीडियोज़ देख सकते हैं, फ़ोन से आप करंट अफेयर कर सकते हैं। तो रही बात ये 12 घंटे के दौरान आप कैसे पढ़ेंगी, वो आपको टाइम जैसे भी मिलता है वो आपको वेस्ट नहीं करना है, उसमें तुरंत कुछ ना कुछ आधा घंटा 15 मिनट जितनी भी पढ़ाई होती है वो कर लेनी है। अब बच्चे आपके दिन के 12 घंटे, जिसमें आपकी 5 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। जब पेपर नजदीक आए तो भले ही 3-4 घंटे की कर देना, लेकिन 5 घंटे की रखना, ठीक है। अभी आपके हो गए 17 घंटे। अभी कुछ टाइम आपका आपकी दिनचर्या जो आपके डेली के रूटीन है, आपका नहाना खाना पीना, उसमें भी जाएगा। तो अभी जो ये 12 घंटे थे वो 5 घंटे थे सोने के, 17 घंटे, और 4 घंटे हम निकालते हैं आपकी दिनचर्या के, तो 17 और 4 21 घंटे। अब बचे आपके पास 3 घंटे, उस 3 घंटे में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर 3 भी ना बचे, 2 घंटे बचे, तो वो 2 घंटे से शुरुआत करिए। देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है, जब आप 2 घंटे से शुरुआत करेंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर धीरे धीरे आप अपने काम जिनमें आप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हैं उनको और कम करके 2 से 3 घंटे भी करेंगी, और साथ के साथ जो आपकी 12 घंटे की जॉब है उसमें भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपनी वो पढ़ाई अगर 1 घंटे भी वहाँ से कर लेंगी, तो डेली आपकी 4 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। और यकीन मानिएगा, जो बंदा डेली 4 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ लेता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सिलेबस कवर हो जाता है, रिवीजन भी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का याद रखना है, सिलेबस कवर का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% सारा सिलेबस कवर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले करना है, फिर धीरे धीरे प्रायोरिटी के हिसाब से अपना सिलेबस उस हिसाब से कवर करना है।